2-3 दिन से हम लोग लगातार ट्राई कर रहे हैं कि हम बात करें, लाइव जाएँ और लोगों से इंटरैक्ट क्वेश्चंस लें और कुछ जो नॉर्मल ऐसी क्वेरीज आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉमन जो क्वेरीज हैं उनको हम एड्रेस करें। तो कल भी हमने वैक्सीनेशन के टॉपिक पे बात की थी, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम नहीं कर पाए थे कंप्लीट, सो हम आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे और फिर कल हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। आप डॉक्टर शंकर सिंह हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वेटनरी मेडिसिन के मथुरा वेटनरी कॉलेज में। मैं विनीत हूँ डॉक्टर पेटसैप से, और हम ट्राई कर रहे हैं एक मॉडर्न टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की, जहां से हम एनिमल हेल्थ केयर को बहुत एक्सेसिबल बना पाए और इंडिया में भी लोग घरों में बैठकर अपने पेट्स के बारे में और बहुत ही सीमलेस तरीके से डॉक्टर से कनेक्ट हो पाए। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो डॉक्टर साहब हम शुरू करेंगे बातचीत आज की। और जो पहला सवाल है मेरा वो ये है, और कल भी हमने इस बारे में बात की थी लेकिन हम आज भी इस बारे में बात करेंगे क्योंकि कुछ नए लोग आज जुड़ेंगे, तो उनको हम शुरू से बात करते हैं और आज हम अंत तक कोशिश करेंगे कि जाएंगे। तो पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन है, इसकी जरूरत क्यों है? वैक्सीनेशन चीज क्या है? ये जो टीकाकरण एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ साइंस क्या है? आप इसको जरा हमें समझाएं। धन्यवाद विनीत जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा ये नोबेल कार्य करने के लिए कि हम लोग अपने पेट्स ऑनर को इस लॉकडाउन कंडीशन में मदद कर पा रहे हैं किसी हद तक। वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसा आपने पूछा, ये बड़ा ही वैलिड सवाल है कि ये टीकाकरण और वैक्सीनेशन होता क्या है, इसके पीछे फंडा क्या है। जी। तो एक कंसेप्ट है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कहने जी। का मतलब ये है कि बचाव जो होता है वो इलाज से बेहतर होता है। यानी कि कहीं भी वैक्सीन लगाया जाता है तो वो एज ए इलाज नहीं लगाया जाता है, वो बीमारियों से बचाव के लिए पहले ही आपके पेट्स को लगाया जाता है, या ह्यूमन में भी लगाया जाता है। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि जिसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन देना है, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, जिस भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसके अगेंस्ट अगर प्रोटेक्शन देना है तो बॉडी के अंदर उसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग एज ए इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन डाल देते हैं। ऐसा डालने से होता क्या है कि बॉडी उसको डिटेक्ट करती है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन एक्चुअल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन में अंतर ये है कि जो वैक्सीन होता है उसमें कोई भी जो वायरस रहेगा या बैक्टीरिया होगा, वो या तो किल्ड रहता है, यानी कि वो डेड रहता है, लाइव नहीं रहता है। वो उसमें बीमारी पैदा नहीं कर सकता है। या दूसरे फॉर्म का एक वैक्सीन होता है, उसे हम लोग लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया या वायरस जिंदा रहेगा लेकिन उसको बीमारी करने की क्षमता नहीं रहती है। तो दोनों ही वैक्सीन के अलग अलग फायदे हैं और दोनों का अलग अलग लिमिटेशन है। तो ये दोनों ही वैक्सीन जब शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर को ये पता चल जाता है कि इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल है जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर आता है। तो फिर उस एनिमल का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अगली बार जब एक्चुअल में वो इन्फेक्शन आता है तो बहुत जल्दी उसे डिटेक्ट कर लेता है और उसे इन्फेक्टिव स्टेज में या डिजीज करने लायक उसे रहने नहीं देता है, जिसके चलते उस इन्फेक्शियस एजेंट का बॉडी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाता है और डिजीज नहीं हो पाता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम उसी बैक्टीरिया और वायरस को डेड या इतने कमजोर कर देते हैं कि वो बीमार न कर पाए, और उसके अगेंस्ट में बॉडी को लड़ने के लिए तैयार करना है ताकि फ्यूचर में कभी भी उसको वो इन्फेक्शन आता है तो वो बड़े अच्छे से टैकल कर ले। जी विनीत जी। जी। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब वैक्सीनेशन हमें समझ में आया, वैक्सीनेशन का रीजन क्या है, हम आज कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब कि हम आज डॉग्स के वैक्सीनेशन टू बी प्रिसाइज उसके बारे में बात करेंगे। और डॉग ओनर्स जो है उनका इस समय बहुत सी उनकी वरीज हैं, और हम पहले शुरुआत करेंगे लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम एक जनरल बात करेंगे कि एज अ पेट ओनर, एज अ पेट पेरेंट, जब आपके घर में डॉग आता है तो आप चाहते हैं कि आप उस डॉग को जितने भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो भी वैक्सीन पॉसिबल हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कई बार वो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं, कई बार मार्केट फोर्सेस आपको कहती हैं लगाने के लिए।
कई सारे कंबाइंड इफेक्ट होता है उसका, तो आप चाहते हैं कि आप सारे वैक्सीन उसके हेल्थ बेनिफिट के लिए आप लगवाएं। उसमें प्रॉपर हम उनका कार्ड बनवाते हैं और सीरीज ऑफ वैक्सीन लगवाते हैं। तो मेरा दो सवाल है डॉक्टर साहब। पहला ये सवाल है कि डॉग्स को, पर्टिकुलरली डॉग्स को वैक्सीन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों लगवाना चाहिए? और दूसरा सवाल है कि कौन कौन से वैक्सीन लगवाना चाहिए। पहले आप पहले सवाल शुरू करिएगा। जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्या है? अभी तो मैंने बताया कि प्रोटेक्शन है, तो तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं, सबके लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए। ऐसा जी। आपके दिमाग में भी आएगा और हमारे पेट ओनर्स के भी दिमाग में आता होगा। लेकिन मैं बता दूँ कि वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि उन बीमारियों के लिए आप अपने डॉग को प्रोटेक्ट करके रखें, जो हाइली फैटल हैं। फैटल करने का मतलब उनका इलाज करने से बाद उनमें रिकवरी बड़ा कम होता है या उनकी मौत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यानी वो आपके पेट के लिए बड़े ही डेंजरस हैं बीमारियां, और वो अगर हो जाएंगी तो उनका इलाज करने के बाद भी कई समस्याएं, जैसे वायरल डिजीज की हम लोग जब बात करते हैं तो खास करके जो साइंस है, अभी तक वायरल डिजीज के सटीक इलाज नहीं हो पाता है। वायरल डिजीज के लिए आप ड्रग नहीं दे सकते हैं, सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए हम प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी उसको डिफेंस करके, जिसकी बॉडी उसको डिफेंस कर पाती है वो बच जाता है, जिसकी बॉडी डिफेंस नहीं कर पाती है वो मर जाता है। तो कुछ बीमारियां हैं जो डेडली होती हैं और वो आपके पेट्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो उसके आपके अपने पेट्स को बचा के रखना है उन बीमारियों से। साथ ही साथ आपके पेट्स को अगर वो हो जाता है तो दूसरे पेट्स को वो बीमारियां ट्रांसमिट ना हो, इसके लिए भी हम लोग वैक्सीनेशन करना अति आवश्यक होता है। तीसरा जो एक फैक्टर है वो है कि जो वाइल्ड लाइफ हैं उनसे भी कुछ बीमारियां हमारे पेट्स में ट्रांसमिट होती हैं। वो उसके कैरियर होते हैं, हो सकता है कि उनको बीमारी नहीं होती हो लेकिन हमारे पेट्स के लिए वो थ्रेट हैं और उनके कांटेक्ट में किसी भी तरह से आने से वो बीमारियां हमारे पेट्स को हो सकती हैं, तो उससे भी बचना होगा और वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है हमारे पेट्स के लिए। तीसरा जो एक चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, जो हम लोग कोई इनहेबिटेशन में रह रहे हैं, आप अपने पेट्स के साथ रहते हैं, तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो आपके पेट्स से आपको भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, तो वो जानलेवा होती हैं हमारे लिए। तो इसके लिए कई जगह एक जो खासकर बीमारी है जिसे हम लोग रेबीज कहते हैं, रेबीज बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। और आपको बता दूं मैं कि ये पागल कुत्तों के काटने से होती है, नॉर्मल कुत्तों के काटने से ये बीमारी इंसानों में नहीं फैलती है। लेकिन ये जो रेबीज बीमारी है इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो मतलब कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट स्टेट्स जो हैं या डिफरेंट कंट्रीज हैं उनमें ये लॉ है कि अगर आप पेट पालन कर रहे हैं तो जी। उनके साथ इसके लिए वैक्सीनेशन होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये डेडली डेडली बीमारी है। और इसके अगेंस्ट में अगर आपका पेट वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप उससे, आप मान लीजिए कहीं से ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या फ्लाइट में जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा और तभी आपको उस ट्रेन में या ट्रेवल करने की परमिशन मिलता है जब आपका डॉग रेबीज से वैक्सीनेटेड है। डॉक्टर साहब, मैं बीच में एक इस सब्जेक्ट से थोड़ा एलाबोरेट करूंगा और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछूंगा आपसे, जो बचपन से हम सुनते आए हैं। जैसे सवाल रेबीज के ऊपर चूंकि आपने बात की, तो रेबीज को लेके एक बात जो हम बचपन से सुनते आए हैं वो ये है कि अगर आपको कोई भी कुत्ता काट देता है, आपको जाके वैक्सीन लगवाना होता है रेबीज का, ह्यूमंस को। और उस केस में जो डर ये है कि आपको कभी ना कभी आपको रेबीज हो जाएगा, तो इसलिए आप जाके लगवाइए। दूसरा सवाल मेरा ये डॉक्टर साहब कि ये जो रेबीज का जो डर है, क्या ये जो डोमेस्टिकेटेड पेट्स हैं, जो घर में रह रहे हैं, जिनको मान लेते हैं एक बार कि उनको रेबीज का टीका नहीं लगा है, उनको टीका नहीं लगा है लेकिन वो घर में रह रहे हैं और उन्होंने काट दिया, या एक कुत्ता है जो बाहर सड़कों पे है, स्ट्रीट डॉग है और उसने काट दिया, तो क्या इसमें कुछ डिफरेंशिएशन होता है उन दोनों के केसेस में? जी, बिल्कुल वैलिड सवाल है आपका। देखिए, रेबीज़ एक मैंने जैसे बताया कि डेडली बीमारी है हमारे लिए। हमको अगर एक बार हो जाएगा तो इसमें कोई भी इलाज आपको नहीं मिलेगा और इससे बचना असंभव है। आज तक एक भी पेशेंट बचा नहीं है रेबीज़ होने के बाद। तो इसलिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये नॉर्मल कुत्ते के काटने से बीमारी नहीं होती है।
यानी जी, लेकिन आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका डॉग नॉर्मल है या वो रेबीज से इन्फेक्टेड है। तो जी, अगर आपका पेट है, आपके पास कोई पप है, आपके बच्चे को दांत मार दिया है, ऐसी समस्याएं जनरली आती हैं और वो वैक्सीनेटेड नहीं है। मेनली अपने घर में जब पालते हैं लोग तो 3 महीने पे जो वैक्सीनेशन हम लोग रेबीज का लगाते हैं तो सभी लगवाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर पप ने काट लिया है तो उनके पास एक क्यूरियोसिटी आती है कि क्या हमें इसके लिए टीकाकरण खुद को कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। मैं कहता हूं जब तक डॉग रेबीज से इन्फेक्टेड नहीं होगा तब तक वायरस उसके सलाइवा में नहीं आता है। जी, तो यानी कि उसके काटने से ये बीमारी नहीं होती है। कुत्ते के सलाइवा में जब वायरस रहता है उस समय जब डॉग काटता है तभी ये बीमारी होती है। यानी कि अगर आपका पेट्स आपके घर में रह रहा है, वो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई लक्षण नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सड़क के कुत्ते जो इनको हम लोग मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, जिन्हें हम देख नहीं रहे हैं, जिनके बारे में हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, अगर वो काटते हैं तो आप उनके बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि वो नॉर्मल डॉग से फाइट भी करते रहते हैं और उनके बीच में आपस में ट्रांसमिट होते रहता है, या वाइल्ड एनिमल से भी वो कांटेक्ट में आते हैं तो भी ये बीमारी उनसे ट्रांसमिट उनमें आती है। इसके लिए कहा यह जाता है कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लगाना है, जैसे बाहर का कोई कुत्ता है जिसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, तो जी, अगर उसको रेबीज रहेगा तो 10 दिन के अंदर उस कुत्ते की मौत हो जाती है। यानी कि हम लोग को कहते हैं कि उसको 10 दिन तक देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि इस कुत्ते में 10 दिन तक लक्षण आ रहे हैं क्या। लेकिन अगर बाहर का कुत्ता है, रोड का कुत्ता है, जो स्ट्रीट डॉग हैं, उनको आप मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको किसी भी गलती से भी अगर डॉग बाइट होता है स्ट्रीट डॉग के साथ, तो आपको जो प्रोटेक्टिव केयर्स हैं, वैक्सीनेशन अवश्य कराना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर का वो पपी है या आपने घर में उसे पाल रखा है और आप देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, 10 दिन के बाद भी उसे कुछ नहीं होता है, तो ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टीकाकरण कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि डॉग्स के जो दांत होते हैं पहने होते हैं और वो अगर अंदर तक जाते हैं तो रेबीज से ज़्यादा ह्यूमन में हम लोगों को एक और बीमारी होती है जिसे टेटनस कहते हैं। तो ये जो वुंड बनता है एनारोबिक, मतलब कि अंदर गहरा होता है, पंचर वुंड होता है और ऊपर से वो फटाक से हिल हो जाता है, तो अंदर में अगर सॉयल से मिक्सिंग हो गया या कहीं से भी टेटनस का बैक्टीरिया हो गया तो हमको टेटनस बनने का खतरा बना रहता है। तो हमें बेहतर ये होता है कि अगर उसने डीपली काटा है तो एटलीस्ट आप, अगर घर का भी आपका डॉगी है, तो आप टेटनस का इंजेक्शन अपने लिए, टेटनस टॉक्सॉइड जो आता है उसको जरूर लगवाएं, ताकि आप टेटनस से प्रोटेक्ट हो सके। जी। जी डॉक्टर विनोद। साहब, जो टेक अवे जो मुझे मिला आपकी इस बात से वो ये लगा कि आप कह रहे हैं कि आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि जो अ, एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि डॉग्स के सलाइवा में रेबीज का वायरस होता ही होता है, वैसा नहीं है। वो उन अगर सलाइवा अगर वो खुद से कंटामिनेट हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर वो अगर आपको काटते हैं तो आप उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जी, जनरल। जी, जब तक उसमें वायरस नहीं रहेगा, यानी कि वो वायरस तभी आता है जब वो पागल हो जाता है। जी, सलाइवा में वायरस ही तब आता है जब डॉग आपका वायरस के से इन्फेक्ट होकर के पागल हो जाता है, पागलपन के लक्षण आने लगते हैं, उसके जो डम फॉर्म और फ्यूरियस फॉर्म दोनों हैं, वो जब आ जाते हैं तभी सलाइवा में वायरस आता है, उससे पहले वायरस सलाइवा में आता ही नहीं है। इसलिए सिर्फ सलाइवा से नहीं होता है, पागल कुत्ते के सलाइवा से होता है। जी। तो अब दूसरे सवाल पे आते हैं डॉक्टर साहब। दूसरा सवाल ये था कि क्या हमें एज़ अ डॉग ओनर कौन-कौन से वैक्सीनेशंस हमें लगवाने चाहिए? जी, ये भी बड़ा वैलिड सवाल है। जैसे मैंने कहा कि जो फैटल डिजीज़ेज़ हैं, तमाम तरह के वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन इन वैक्सीन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो कोर वैक्सीन होते हैं और दूसरा नॉन कोर वैक्सीन होता है। कोर वैक्सीन का मतलब ये होता है कि वो वैक्सीन जो उन वायरस के अगेंस्ट और उन पैथोजेंस के अगेंस्ट में लगाना है, जो आपके पेट्स के लिए एकदम डेडली हैं या जिनके लिए लॉ है। आप उसको नहीं लगवाएंगे तो आपको अलाउड नहीं है, जैसे मैं रेबीज की बात कर रहा था। तो हमारे डॉग्स को जो प्रोटेक्ट करने वाले जो डेडली बीमारियां हैं, इसमें 3 बीमारियां डेडली हैं जिन जो कोर के अंदर आती हैं। एक तो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है, उसका इन्फेक्शन होता है। दूसरा कैनाइन पार्वो वायरस है और एक कैनाइन एडिनो वायरस जो कैनाइन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस करता है, एडिनो 1। तो वो वायरस, 3 वायरस जो हैं वो डेडली होते हैं और एक और वैक्सीन में आते हैं। तीसरा जो वैक्सीन है कोर वैक्सीन, वो है रेबीज का वैक्सीन। इसको आपको लगाना अति आवश्यक है। तो ये 4 वैक्सीन जो हैं वो कोर में आते हैं।
इसके अलावे अगर आप नॉन कोर की बात करें तो कुछ जगहों के लिए एक बैक्टीरिया लाइक आप कह सकते हैं, बैक्टीरिया की तरह का एक दूसरा एस्पायरोचिट होता है ऑर्गेनिज्म, कहीं पे कोर में रहता है, कहीं पे नॉन कोर में रहता है, क्योंकि ये एरिया स्पेसिफिक कौन सा रीजन है, उस रीजन के अनुसार से ये बीमारी होती है। ये हर जगह पे ये बीमारी नहीं होती है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने जो भी पेट्स ओनर हैं, साथ में हमारे जो कलीग्स हैं वेट्स हैं, वो भी इस बात को विशेष ध्यान रखें कि अगर उनके एरिया में लेप्टोस्पायरोसिस नहीं है तो अननेसेसरी उसके स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं। नहीं है, उसे नॉन कोर वैक्सीनेशन में ही रखें। और सारी बीमारियां जैसे पैरा इन्फ्लुएंजा है, बॉडी टेला है, लाइम डिजीज है, ये सारी नॉन कोर वैक्सीन में आती हैं। इनके लिए इनसे डेडली बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क वर्सेस बेनिफिट। अगर आप देखिए, जैसे मैं कह रहा था, जैसे कैनाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो जी। ये इंडिया में तो है ही नहीं। तो अगर आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो आपको वैक्सीन तो मिल जाएगा, लेकिन ये कोर वैक्सीन नहीं है हमारे कंट्री के लिए। जहां पे इसका आउटब्रेक हुआ है या ये इसके रिपोर्ट्स हैं, उस एरिया के लिए ये वैक्सीन जो होगा वहां पे नॉन कोर में आता है, लेकिन उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अपने पेट्स ऑनर को कहूंगा कि जो कोर वैक्सीन है वही लगवाएं। मैं इसलिए कर रहा हूँ, अब कोई सवाल ये कर सकता है कि हम सारे लगा लें तो क्या दिक्कत है। जी। अगर आप सारे लगा लेंगे तो आपके पास पैसे भी हैं, आप खरीद भी सकते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन एक तो सबसे बड़ी चीज, जैसे मैं लेप्टोस्पायरोसिस की बात कर रहा था, ये जूनोटिक इंपॉर्टेंस का है, नो डाउट। ये हम तक आता है, आपके पेट से हमको हो सकता है, लेकिन ये जिस एरिया में है ही नहीं, उस एरिया में अननेसेसरी इसको इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके डॉगी का इम्यून सिस्टम हर वैक्सीन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, तो उस पर स्ट्रेस ना डाला जाए। अगर आप एक साथ ढेर सारी वैक्सीन लगवाएंगे, जैसे लोग कहते हैं 9 in 1 में लगवाता हूँ, कुछ को लगता है मैं 11 in 1 लगवा लूँ। अगर 11 in 1 लगवाएंगे तो आपके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डॉग, वो उस तरह से हो सकता है कि पार्वो के लिए, कैनाइन डिस्टेम्पर के लिए, और उसी समय जो आईसीएच है, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस है, इसके लिए प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी उसकी उस लेवल की ना आए, क्योंकि उसके आपने ऑलरेडी 4 और स्ट्रेन डाल रखे हैं। जी। तो उसके शरीर में एक साथ जब आप 9 डालेंगे तो 9 के अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी बनाएगा और उसके लिए प्रोटेक्ट होने की तैयारी करेगा। तो वो बेचारे के शरीर को ज्यादा स्ट्रेस में आना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो बेहतर है जो रिक्वायर्ड है उसी को लगाएं, ज्यादा लगाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। जो आपने 9 in 1 11 in 1 का कहा, इसको लेके बहुत सारा, जैसे पेट एज अ पेट आपको नहीं पता होता है कि आपको कौन कौन सा, आप किस एरिया में रह रहे हैं, पहली बात आपके यहाँ किस चीज का स्ट्रेन ज्यादा है, ये ऑफ कोर्स जो हमारे जो लोकल वेट्स हैं उनको पता होना चाहिए, और वही हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमें लोकल स्ट्रेन क्या है वहां पे, ताकि जो जैसा आपने ठीक कहा कि उनके बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। लेकिन सवाल ये डॉक्टर साहब कि जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप 5 in 1 9 in 1 11 in 1 लगवाते हैं तो कॉमन सेंस कहता है कि आपने अधिक से अधिक जो वायरसेस बैक्टीरियाज हैं उनसे आपने अपने डॉग को कवर कर लिया, और शायद यही हमारे कई बार जो लोकल पेट्स होते हैं वो भी ऐसे ही सजेस्ट करते हैं करने के लिए। तो इस पे लेकिन आपकी बात थोड़ी सी मुझे अलग लगी, आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा आप कुछ अलग सजेस्ट कर रहे हैं, तो एक बार अगर आप थोड़ा सा इसको और थोड़ा समझा सकें सामान्य शब्दों में। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो बीमारियां डेडली हैं, मतलब कि आपके डॉगी के लाइफ थ्रेटनिंग हैं, कुछ जी। बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ खांसी करती हैं, 2-3 दिन के बाद खुद से ठीक हो जाती हैं, जैसे पैरा इन्फ्लुएंजा है। जी। इसी तरह से एडिनो 2 है। ये ये क्या करता है, एक रिस्पिरेटरी डिजीज करता है, 2 दिन तक डॉग खांसता है, फिर उसके बाद प्रोटेक्ट हो जाता है। तो उसमें इस चीज के लिए कि वो लाइफ थ्रेटनिंग तो है नहीं ना, तो उसको डाल करके उसको और भी परेशान करने से बेहतर है कि उसको न डाला जाए। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, हमारे साथ समस्या ये है कि मिनिमम 5 in 1 तो आता ही आता है अपने यहाँ। मैं आपको तीन ही बीमारी कह रहा था, एक तो कैनाइन डिस्टेम्पर, पार्वोवायरस इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस। लेकिन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 5 का वैक्सीन आता है, जिसमें पैरा इन्फ्लुएंजा रहता है और कैनाइन एडिनो 2 जो रहता है, जो रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर करता है, इसके लिए करता है। तो 5 in 1 आपको मिलेगा।
कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 7 in 1 बनाती हैं। तो जो सॉल्वेंट की जगह पे वो लोग क्या करते हैं, लेप्टोस्पायरा का डाइल्यूएंट दे देते हैं, जिसमें लेप्टोस्पायरा के दो एंटीजन होते हैं, दो सेरोवार्स होते हैं। कुछ कंपनियां कहती हैं कि 9 in 1 है। वो कहने के लिए है कि 9 बीमारी के लिए प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन वो 9 in 1 9 बीमारी के लिए प्रोटेक्शन नहीं करता है। सच्चाई ये है कि उसमें 4 सेरोवार्स रहते हैं, सिर्फ लेप्टोस्पायरा के। एक ही बीमारी के 4 सेरोवार्स रहते हैं, यानी कि 4 स्ट्रेन एक तरह से कह सकते हैं कि रहते हैं, और वो बीमारी एक है। और ये 4 सेरो स्ट्रेन अगर आप किसी को ऐसे एरिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पर लेप्टोस्पायरोसिस है ही नहीं, तो अननेसेसरी एक तो उस सेरोवार का इंट्रोडक्शन है उस जी, एरिया में जहाँ पे जी, वो एस्पेरोचिट या बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म रहता नहीं है। फिर आप एक तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर रहे हैं एक तरह से, कि मैं लेप्टोस्पायरा के लिए एंटीबॉडी बनाऊं, कि मैं कैनाइन पार्वो के लिए बनाया हूं, कि कैनाइन डिस्टेम्पर के लिए बनाऊं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भरसक हो सके तो जैसे कुछ लोग बात करेंगे, हम लोग आखिर में कोरोना का है, वो माइल्ड, इनमें जो कोरोना होता है बड़ा ही अलग होता है, माइल्ड सा इन्फेक्शन है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग वैक्सीनेशन के लिए, जैसे लाइम डिजीज है, अपने यहाँ है ही नहीं, क्यों लगाना है? बॉडी जी, टेला है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि विदेशों में ये समस्याएं हैं और वो लोग उसके लिए कनाइन इन्फ्लुएंजा है। अब जैसे आप बताएंगे, आपका पेट ओनर्स को बताया जाता है कि इन्फ्लुएंजा, तो एक बड़ा सा हाइप है कि कनाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू हम लोग सुनते रहते हैं। तो उनको डर सा हो जाता है कि ये इन्फ्लुएंजा है, तो ये तो बहुत ही डेंजरस है, तो इसके लिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। कनाइन इन्फ्लुएंजा इंडिया में है ही नहीं, तो कोई मान लीजिए कि यूरोप से या अमेरिका से उससे इंपोर्ट करके रखा है, उसको हम लगाएंगे तो हमारे डॉग को वो अननेसेसरी एक वायरस, मैं जैसे कह रहा था कि या तो किल्ड होगा या लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होगा, वो आपके एरिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जी, जी, बेहतर ये है कि आप उसे अवॉइड करें, उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे लगाएं नहीं। जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं और कल हमारे व्यूअर ने सवाल पूछा था और वही हमारा मेन टॉपिक भी है आज का, कि व्हाट इज द राइट टाइम फॉर द वैक्सीनेशन। तो सही वक्त क्या है किसी डॉग का वैक्सीनेशन कराने के लिए? दो हिस्से में बात करेंगे आपसे। आप अगर बताएं, आप अपनी तरफ से, एक जो पपीहुड में और दूसरा जो जब वो एडल्ट हो जाते हैं, प्लीज। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो शेड्यूल है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कुछ लोग 1 महीने के पप को भी लगाते हैं, कोई 45 डेज का लगाता है, कोई 60 डेज का लगाता है, कोई 4 बार वैक्सीन लगाता है, कोई 5 बूस्टर करता है। देयर आर सो मेनी प्रोटोकॉल्स, लेकिन जो राइट प्रोटोकॉल है वो उसके पीछे रीजन भी है, साइंटिफिक रीजन है कि हमें कब लगाना चाहिए। तो जो कोर वैक्सीन की जब मैं बात कर रहा था, पार्वो, कैनाइन डिस्टेम्पर और कैनाइन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इसके साथ इंडिया में अगर आप रह रहे हैं तो दो एडिशनल साथ में आएंगे ही आएंगे। एक तो एडिनो 2 आएगा और साथ में पैराइन्फ्लुएंजा आएगा। तो ये 5 जो वैक्सीन हैं, इनको आपके पप फूड में लगाना है, तो 6 to 8 वीक पे आपको पहला वैक्सीन उसको लगना चाहिए, 6 to 8 वीक। डॉक्टर साहब, मैं जो पिछली फोटो हमने जो स्क्रीन पे डाली थी, क्या हमें वो दोबारा डालनी चाहिए अगर आप हाँ, सजेस्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये क्लियर है। जी, उसमें 6 to 8 वीक पे पहला वैक्सीन लगना चाहिए, और उसके बाद उसका जो बूस्टर करते हैं अगर आप देखेंगे, तो फर्स्ट बूस्टर जो है 10 से 12 वीक के एज पे करते हैं, और सेकंड बूस्टर जो है उसका हम 14 से 16 वीक पे करते हैं। लेकिन अगर आपको लेप्टोस्पायरा का वैक्सीन लगाना है तो ये अलग से भी आता है और साथ में कॉम्बिनेशन में भी आता है। तो मैं चाहूंगा कि लेप्टोस्पायरा का, अगर आपके एरिया में लेप्टोस्पायरा है वहां पे अगर आप लगाना चाहते हैं, तो आपको इसका स्टार्ट जो है वो 10 से 12 वीक पे फर्स्ट वैक्सीन लगाना चाहिए। उसके बाद उसका फर्स्ट बूस्टर जो है उसको आप 14 से 16 वीक पे देंगे। यानी कि बूस्टर और वैक्सीनेशन के पहले वैक्सीन के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 21 डेज से 28 डेज का होता है। और हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो लास्ट बूस्टर है वो 16 वीक से, यानी कि आपका पप्पी जो है वो 4 महीने का है, उससे पहले ना लगे। 16 वीक पे लगेगा तो फुल्ली प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी आएगी। इसी तरह से अगर रेबीज की हम लोग बात करें, तो ये इसका पहला जो वैक्सीन है उसको हम लोग 3 मंथ के एज पे लगाते हैं। उसके बाद उसको एनुअल वैक्सीनेशन करते हैं।
ये जो 5 in 1 की बात हम लोग कर रहे थे, अगर इसका पपीहुड वैक्सीनेशन हो गया है तो आपको फिर अगले साल से हर साल एनुअली आपको उसको लगाने की जरूरत है। जी विनीत जी। जी, जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि हर जगह, हर जो अलग-अलग जो वेट्स हैं, अलग-अलग जो डॉक्टर्स हैं, उनका अपना अलग-अलग शेड्यूल है। कोई आपसे बहुत अर्ली वैक्सीनेशन की बात करता है। कई बार लोगों को लगता है कि अर्ली वैक्सीनेशन करा लेने से वो जल्दी इम्यून हो जाएगा। जैसे इस वक़्त भी बहुत से लोग जो बूस्टर्स नहीं लगवा पा रहे हैं, या पपी है उनके पास, बच्चा है और उसको वो वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं इस वक़्त, क्योंकि लॉकडाउन है और डॉक्टर्स नहीं है। इस पे हमने पहले भी बात की थी, लेकिन हम एक बार दोबारा बात करेंगे इस पे थोड़ा डिटेल में। उस केस में थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि क्या, पहला सवाल मेरा ये है कि अर्ली वैक्सीनेशन से क्या फायदा होता है? दूसरा सवाल मेरा ये डॉक्टर साहब कि क्या अगर कोई टाइमलाइन वो मिस कर जाते हैं, सपोज उनके पास 2 महीने का बच्चा है या 4 महीने का बच्चा हो गया है और इसी वक्त वो लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो अगर वो वैक्सीनेशन कोई मिस करते हैं तो क्या उसका उसकी जो उनके जो पेट की जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? जी बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने विनीत जी। देखिए, जैसे कुछ डॉक्टर्स या पेट ओनर्स को भी लगता है कि मेरा 1 महीना का पप है, और कुछ लोग लगाते भी हैं कि 1 महीने के पप को भी हम अगर लगा देंगे तो इसको बेनिफिट ज़्यादा होगा। लेकिन ये लगता जो है वैसा होता नहीं है। सच्चाई ये है कि इसके विपरीत होता है। अगर बेसिक साइंस इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो हमने जो बात की थी शुरू में, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। यानी कि आप उस एंटीजन को डालेंगे, उसके अगेंस्ट में आपका शरीर जो है वो एंटीबॉडी बनाएगा, और फिर वो उसको प्रोटेक्शन आगे आने वाले इन्फेक्शन से देगा। तो सबसे पहले इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी मदर है वो अगर वैक्सीनेटेड है इन वायरसेस के लिए, कि तो उनके मदर से पप्स को एंटीबॉडी आता है, क्योंकि नेचर ने बनाया है ऐसा कि मदर का मिल्क जो है कुछ ट्रांसप्लासेंटल भी ट्रांसमिशन होता है। तो मदर नेचर ने ऐसा बनाया है कि आपका बच्चा जब अर्थ पे आया है तो तमाम तरह की चीज़ों से खुद प्रोटेक्टेड रहे। तो माँ का जो पहला दूध होता है उसमें ढेर सारे एंटीबॉडी रहते हैं, और उनसे प्रोटेक्शन के लिए उसके बच्चे को वो चीज़ मिल जाती है। यानी जी, कि आप अगर उसको मदर फीडिंग हुआ है प्रॉपरली और मदर उसकी वैक्सीनेटेड है, तो उसमें इस लेवल की एंटीबॉडी मदर से ही मिल जाती है कि उसको एक एज, सर्टेन एज तक उसको बीमारियों से प्रोटेक्शन दे सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि उसके मदर से एक तो एंटीबॉडी आया हुआ है, ठीक है, और एक एज ग्रुप होता है, क्योंकि आप चाहें तो आज पैदा हुआ आज ही वैक्सीन लगा लीजिए तो जल्दी जी, प्रोटेक्ट हो जाएगा, ये भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेचर में जैसे जैसे आपका पप ग्रो करता है वैसे वैसे के उसके डिफरेंट सिस्टम में मैच्योरिटी आती है। यानी कि मैं जो प्रोटेक्शन बनाने वाली मशीनरी जो है, एक तरह से कह लीजिए मशीनरी कह लीजिए, जो एंटीबॉडी बनाता है या प्रोटेक्शन देता है, वो भी डेवलप होना उतना ही जरूरी है जितना कि वो जरूरी है कि उसे वैक्सीन लगाया जाए। सपोज कि जी, आज आपने उसे पहले ही दिन पे वैक्सीन लगा दिया तो उसका शरीर ही तो एंटीबॉडी बनाएगा। जी, लेकिन अगर उसका शरीर उसको बनाने के लिए अभी प्रिपेयर हुआ ही नहीं है तो उसे प्रोटेक्शन कैसे हो जाएगा? जी, जी, अब जी, बहुत अब ये इसमें अब मैं मैं एक नई बात जुड़ी इसमें, जो एक अंडरस्टैंडिंग है डॉक्टर साहब पेट पेरेंट्स के पास, जो वो ये है कि वो जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन किसी दवा की तरह है, जैसे आपको उसके अंदर डालना ही सॉल्यूशन। जैसे ही आप उसको इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने के ठीक बाद वो उन तमाम वायरसेस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए वो डॉग इम्यून हो जाता है। बट आप जैसे आपने बड़े सही तरीके से कहा कि पहले उसका बॉडी जो है वो कि वो एंटीबॉडी बना पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद, खास करके अगर आप बात करेंगे, मैं क्यों कह रहा था कि 6 वीक पे, 6 से 8 वीक पे, हम लोग तो 8 वीक रिकमेंड करते हैं, 6 वीक को भी रिकमेंड नहीं करते हैं। 8 वीक पे आने के बाद उसका बॉडी इस लायक हो पाता है कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी वो बना सके। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपके शरीर के अंदर बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी या एंटीजन आएगा तो आपका बॉडी उसके अगेंस्ट में फाइट करता है। जी, मैं कह रहा था कि उसकी माँ से एंटीबॉडी ऑलरेडी आया हुआ है। जी, उसका शरीर 1 महीने की एज में, 30 डेज में, जो 4 वीक में है, एंटीबॉडी बनाने लायक है नहीं।
आपने वो वायरस डाल दिया, तो उस जो माँ से एंटीबॉडी आया है, उसको ये पता नहीं है कि ये बीमार करने वाला वायरस है या बीमार करने वाला बैक्टीरिया है या वो बीमार नहीं करने वाला बैक्टीरिया है। यानी कि वो उसके अगेंस्ट फाइट करेगा, जो उसके मदर से प्रोटेक्शन आया है, और वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। अब जब आप जल्दी उसको वैक्सीन लगा दिए हैं, तो जो माँ से भी उसको प्रोटेक्शन मिला था, वो भी उसका चला गया है। साथ ही साथ वो अपने को इस लायक उस एज में नहीं आया है कि वो एंटीबॉडी बना सके, तो आपने उसे जल्दी वैक्सीन लगा के ज्यादा खतरे में डाल दिया है। बचने के बजाय वो अब उस पीरियड में अब दूसरा आप बूस्टर आप करेंगे 21 दिन पे या 28 दिन में, यानी कि 1 महीने पे आपने लगा दिया उसे, उसके बाद 21 दिन में अगर गलती से भी उसके पास वो वायरस आएगा, तो उसे नहीं भी बीमार करना होगा तो बीमार करके चला जाएगा, क्योंकि उसकी मदर की जो प्रोटेक्शन है वो भी चली गई है, उसको एग्जॉस्ट कर लिया है। तो इस तरह के वैक्सीन को अर्ली लगाने की बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा पेट ऑनर से रिक्वेस्ट है कि आपको हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक सर्टेन जो रिकमेंडेड एज है उसी पे भी वैक्सीनेशन कराएं, उससे पहले ना कराएं। तो अभी जो जैसे जो लोग अगर इस लॉकडाउन में अगर 1 महीना 1.5 महीना मिस कर रहे हैं, तो बहुत कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत कोई चिंता बिल, वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं जी। जैसे मैं कह रहा था ना कि मैंने 2 बार बूस्टर के लिए बात किया है कि 6 वीक से 8 वीक पे आप लगाएं। अगर 16 वीक का आपका डॉग है या उससे ज्यादा एज का है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बूस्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप हो चुका होता है कि एक ही बूस्टर उसके लिए सफिशियंट है 1 साल तक प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। तो जी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका डॉगी बाहर जा नहीं रहा है तो किसी वायरस के कांटेक्ट में आने वाला भी नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपका लॉकडाउन खुलेगा उस समय आप आइए और अपने पेट को फिर से वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। जी डॉक्टर साहब, इससे आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि वैक्सीनेशन कराना एक काम है, एक प्रोसेस है, लेकिन क्या कोई सर्टेन प्रिकॉशंस भी पेट ओनर्स को लेने चाहिए वैक्सीनेशन से पहले, वैक्सीनेशन के बाद? क्या कोई प्रिकॉशन भी आप सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन से पहले प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था कि सारा शरीर को ही करना है, तो उस शरीर को इस लायक हमें बनाना है कि वो बॉडी बनाने के लायक रहे। यानी कि आपका अगर पेट उस समय बीमार है या सिक है, दूसरी भी कोई बीमारी है, तो ऐसे पेट्स को वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्म लोड अगर आपके पेट में रहेगा तो उस लेवल की प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी नहीं बना पाता है उसका बॉडी, क्योंकि ये वर्म उसको सप्रेस करके रहते हैं, उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करके रहते हैं, साथ में उसके न्यूट्रिशन को भी यूटिलाइज करते हैं, तो एंटीबॉडी अच्छे लेवल में टाइटर में नहीं आता है। तो वैक्सीनेशन से पहले हर पेट जो वेट है आपका वो रिकमेंड करता है कि 7 दिन पहले उसे आप डिवर्मिंग जरूर करा लें। तो अगर आपका पेट बीमार है तो आपको वैक्सीनेशन नहीं कराना है। वैक्सीनेशन से पहले आपका पेट डिवर्म होना चाहिए, वेल डिवर्म होना चाहिए। साथ ही साथ कई और भी ऐसे कंडीशन है, सिचुएशन है, जब आपको बूस्टर लगाना हो या प्राइमरी वैक्सीन एनुअल वैक्सीन लगाना हो, उसमें अवॉइड करते हैं। खास करके जैसे एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है, जी कोई फीमेल है, फीमेल डॉग है, उसकी प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज की है, तो आपको एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ वो या स्ट्रेस पीरियड में है, उसका पीरियड चल रहा है, उस कंडीशन में भी अगर आपका ड्यू बन रहा है कि जी आज इसका ड्यू था, तो आप 1 महीने तक या 10 दिन 15 दिन वेट कर सकते हैं। जब वो पूरी तरह से हेल्दी रहे तब उसे वैक्सीनेशन कराएं। या किसी क्रोनिक बीमारी से ग्रसित है, जी क्रोनिक भी बीमारी है, स्किन का भी है, तो पहले उसे ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद वैक्सीन लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है। जी डॉक्टर साहब, हम इससे आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हम मुझे लगता है कि हम लोग ऑलमोस्ट इस प्रक्रिया के अंत में आ चुके हैं, और जो आखिरी सवाल मेरा होगा इस वैक्सीनेशन को लेके, उसके बाद हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे। वो ये होगा कि क्या साइड इफेक्ट्स भी होते हैं वैक्सीनेशन के? जी ये हाँ, ये फॉरेन एंटीजन है, जैसे मैं कह रहा था कि इसके कुछ माइल्ड भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, कभी किसी किसी डॉग में मतलब कि सीरियस साइड इफेक्ट भी आते हैं। तो वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, खास करके जो किल्ड वैक्सीन्स हैं, स्पेशली अगर आप रेबीज की बात करें, जो किल्ड वैक्सीन होता है, तो उसमें साइड इफेक्ट्स आते हैं। जो माइल्ड साइड इफेक्ट्स आते हैं, वो आपके हमारे भी बच्चों को जब वैक्सीन लगता है तो 1-2 दिन तक उसे माइल्ड डलनेस रहती है, माइल्ड फीवर हो सकता है,
या जहाँ पे आपने वैक्सीन लगाया है वहाँ पे छोटे छोटे नोड्यूल बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। तो इस तरह के माइल्ड इफेक्ट्स आ सकते हैं जो अपने आप सबसाइड हो सकता है, एक दो दिन तक के बाद वो खुद ही रिकवर हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है, एक इंट्रानेजल वैक्सीन होता है, उनको अगर आप लगाते हैं तो 4 से 5 दिन के बाद सर्दी जुकाम भी आपके पेट्स को हो सकता है। जो सीरियस इफेक्ट है, जो एलर्जिक रिएक्शन है, जैसे कि जी। आप देख रहे हैं डॉगी का, इसमें पूरा का पूरा चेहरा सूज जाए, व्हील्स बन जाए, बम्प्स बनने लगे, तो इस तरह के अगर आपको वैक्सीन लगने के बाद एलर्जिक रिएक्शंस दिखते हैं तो ये थोड़ा सीरियस होता है। आपके वेट को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा और इमिडिएटली उसे मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो वैक्सीन लगा रहे हैं, इस वैक्सीन से हर बार उसको तो नहीं हो रहा है। अगर हर बार हो रहा है तो अपने वेट को बताइए कि इसको इस वैक्सीन से रिएक्शन होता है, क्योंकि वो वैक्सीन लगाना तो आवश्यक है। रेबीज की खासकर अगर बात करें तो आपको साल में लगाना ही पड़ेगा, अपने कंट्री में है तो इस एरिया में हर साल एनुअल उसको वैक्सीनेशन करने के लिए रिकमेंडेड है। और उसी से उसको रिएक्शन हो रहा है, यानी कि वो उसको डिटेक्ट करता है, तो आपका वेट पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा कि एंटी एलर्जिक हम दवाएं उससे मेंटेन करके और साथ में आपको वैक्सीन भी लगा देंगे तो प्रोटेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है जो मुझे पूछने से रह गया। वो ये सवाल है कि जब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे और शेड्यूल की बात कर रहे थे कि डॉग्स को कब देना चाहिए, और पपी में और एडल्ट जब होते हैं तब, उसमें एक सवाल ये है मेरा डॉक्टर साहब कि जैसे अगर आपके पास कोई पेट है जो शुरू से आपके पास है, तो आपके पास उसकी पूरी हिस्ट्री है, उसके पैदा होने से लेके उसके वैक्सीनेशन और उसके बूस्टर्स की, आपको पता है कि उसको क्या क्या वैक्सीन लगे हुए हैं। बट अगर आप कोई डॉग अडॉप्ट करते हैं, बाहर से अडॉप्ट करते हैं, किसी पेट है या कोई आपने काफी एडल्ट कोई ब्रीड आप लेके आए, आपको पता नहीं होता है कि उसको क्या क्या वैक्सीनेशन हो रखा है नहीं हो रखा है, उस केस में क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर एडल्ट है तो हम लोग एनुअल बूस्ट सिर्फ वैक्सीनेशन करने के लिए कहते हैं। डॉग रेबीज भी है तो अगर मान लीजिए आपके पास 1 साल का ही डॉगी आया है तो जी। आप क्या करेंगे, पहले उसे डिवॉर्म कीजिए, उसके बाद 7 दिन के बाद से आप उसे वैक्सीनेशन जो भी कोर वैक्सीन हैं उनको लगवाइए, और उसके 21 दिन बाद एक बूस्टर आप फिर से दे दीजिए। अगले साल के इंतजार आप मत कीजिए, 21 दिन के बाद उसे बूस्टर आपको देना है, फिर उसके बाद आप एनुअल पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। रेबीज में भी ऐसा ही माना जाता है, अगर डॉग 6 महीने से ज़्यादा का है और उसे वैक्सीन नहीं लगाया, हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि रेबीज का बूस्टर नहीं करते हैं। रेबीज वैक्सीन जो है 3 महीने की एज पे लगाया जाता है और उसके बाद एनुअल करते हैं, इसमें बूस्टर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास डॉग ही आया है जो 1 साल का है तो इसमें ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि उस डॉग को आप बूस्टर 21 दिन के बाद से उसमें रेबीज का भी लगा देना चाहिए, फिर एनुअल उसको वैक्सीनेशन करना चाहिए। जी जी जी। विनीत जी। जी डॉक्टर साहब, मैं आखिरी में आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने बीच में जब आप नॉन एसेंशियल नॉन कोर वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो आप रेबीज की बात कर रहे थे, और रेबीज के साथ आपने कोरोना वैक्सीन की बात की। तो ये भी एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि कोरोना वैक्सीन जो वैक्सीन है वो डॉग्स को लगता आया है, और अभी एक कोविड 19 कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस फैमिली का एक वायरस है कोविड 19, ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहा है। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि क्या ये दोनों, ये जो कोरोना वैक्सीन की जो बात हो रही है एज अ टर्म, ये कितने सिमिलर हैं, कितने अलग हैं? जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका। लोगों में कन्फ्यूजन है, उनको लगता है कि हम इस कैनाइन को कोरोना का वैक्सीन अवेलेबल है तो उसी को लगवा लें अपने डॉग को, तो उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है। मैं बता दूं, जो वैक्सीन अवेलेबल है कैनाइन इंटेरिक कोरोना है, वो जो कोरोना है सिर्फ माइल्ड इंटेराइटिस करता है, थोड़ा सा उस आपके डॉगी का पेट खराब होता है, इसलिए इसे नॉन एसेंशियल में रखा गया है। इसके वैक्सीनेशन कराने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। 1-2 दिन उसका पेट खराब रहता है और वो ठीक हो जाता है। जो सार्स कोविड 19 है, ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है और ये डॉग्स में होता ही नहीं है। डॉग्स को इसने अडॉप्ट किया ही नहीं है, किसी भी एनिमल में कोई अडॉप्ट इसने नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन का बीमारी है और ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। इसलिए कंफ्यूजन में ना रहें कि जो कोरोना वैक्सीन डॉग के लिए है वो कोविड 19 के लिए है। वो बिल्कुल अलग वायरस है, ये बिल्कुल ही अलग वायरस है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। सार्स कोविड 19 जो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन का बीमारी है, और इसके लिए अभी आपको भी जैसे हमें पता है अमेरिका पूरा विश्व लगा हुआ है वैक्सीन बनाने के लिए। लेकिन मैं ये बता दूं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था
कि वैक्सीनेशन इलाज नहीं होता है। अगर वैक्सीन बन भी जाती है तो वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेगी, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। अभी वैक्सीन जिस तरह से आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, इसी तरह से ये सोशल डिस्टेंसिंग और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन आपको कोविड से लड़ने के लिए, हमारे पूरे देश को लड़ने के लिए, हम सबको एक साथ रहने के लिए और मानवता को इस धरती पर रहने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। डॉक्टर साहब, आपने जो अमेरिका की बात की तो अमेरिका में मुझे फिर वही टाइग्रेस वाला केस याद आया, और हमने इस पे कल परसों बात भी की थी। इस पे कुछ लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि एनिमल है, जो टाइग्रेस है, जो कैट फैमिली से आती है, और उसके अंदर कोरोना कोविड-19 का इन्फेक्शन पाया गया, और एक जो रिपोर्टेड केस है हांगकांग का, अगर उसको हम सच भी मान लेते हैं, तो जो एक आधे केस आए हैं इस पूरे उसमें, उस पे आप थोड़ा अगर एक लाइन और कह सकें तो फिर हम इस बातचीत को खत्म करेंगे। देखिए, जो टाइग्रेस की बात है, जो हम घर में अपनी कैट पाले हैं, वो बहुत अलग हैं। उनका दो जी। एक फैमिली के हैं, लेकिन उनका बिहेवियर, उनकी इम्यूनिटी, उनका प्रोटेक्शन लेवल और हमारे घर की कैट का प्रोटेक्शन लेवल बिल्कुल अलग है। इसलिए आप ये ना समझें कि टैगरेस को हुआ है, क्योंकि टैगरेस की जो बीमारी है वो हमारी सारी कैट को नहीं होता है, और हमारी कैट की बीमारी उनको नहीं होता है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और साइंस की अगर हम लोग बात करें, ऑथेंटिसिटी की बात करें, तो एक आदमी का या एक एनिमल का बीमार होना कतई साबित नहीं करता है कि ये बीमारी उसमें होती है। हो सकता है कि वो उस समय उसका सिचुएशन क्या रहा हो और वहां से वो वायरस डिटेक्ट हुआ हो, उसमें रेस्पिरेटरी साइन मिले हों। बाकी जैसे आप हांगकांग और चाइना की बात कर रहे हैं, इन लोगों के रिपोर्ट को तो मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ, क्योंकि हाल ही में मैं भी न्यूज़ देख रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक बीच में इन्होंने ये फैलाया कि यहाँ पे डॉग में 2 में इन्फेक्शन मिला हांगकांग में। लेकिन आप मुझे बताइए, हांगकांग में इन्फेक्शन मिला और फिर से इन्होंने डॉग को खाना शुरू कर दिया। जी, जी, वो उनकी अलग दिक्कतें हैं, उसके बारे में अब पूरी दुनिया इस बारे में बात कर रही है, तो हम लोग जी। क्या ही कहें। वो उनके वेट मार्केट दोबारा ओपन हो गए हैं, दोबारा वो डॉग्स को खाने की बात कर रहे हैं, कैट्स को खाने की बात कर रहे हैं, वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं, और उनकी गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बहुत प्रेशर नहीं बना पा रही है अभी तक, और बहुत दुखद है। और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम इस कोविड-19 के बाद उनको समझ में आए कि इसे बंद होना चाहिए, और खाने के लिए तमाम चीजें पड़ी हैं, अगर आप मांसाहारी हैं तब भी तमाम चीजें पड़ी हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ बदला हुआ दिख नहीं रहा है डॉक्टर साहब। लेकिन ठीक है, हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद की दुनिया कायम है। और इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा एक बार, और फिर हम लोग फिर जुड़ेंगे, और एक नए टॉपिक पे नए सिरे से फिर बात करेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। विनीत जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस लॉकडाउन सिचुएशन में हमें भी लग रहा है कि चलिए हम किसी के काम आ रहे हैं, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग अपने वेट्स और पेट्स के लिए कुछ कर पा रहे हैं, और ये इसके लिए आपने प्लेटफॉर्म लाया है, इसलिए मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू, और फिर से मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, और फिर अच्छी हम लोग कुछ जानकारियों के साथ आएंगे, और हमारे व्यूअर्स को ज़रूर अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।